नमस्कार दोस्तों। कौन आया कौन आया, शेर आया शेर आया। कौन आया कौन आया, शेर आया शेर आया। कमोबेश आज यूं ही झारखंड में गूंज रहा था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब आज जनता के बीच थे तो जनता उनके लिए पागल थी। आज जनता चीख चीख के कह रही थी, अन्यायी तुम्हें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सबक सिखाएंगे। आज जवाब दिया जा रहा था। आज वही दिख रहा था जैसे 2023 में दिख रहा था, जब राहुल गांधी को कोर्ट ने कहा था कि स्टे कर दी थी सजा और उन्होंने दोबारा एज ए सांसद ज्वाइन किया था। तब संसद के भीतर गूंजा था, कौन आया, शेर आया शेर आया। और वही शेर आज भी दिख रहा था। उसी तरीके से झारखंड का शेर दिख रहा था, आदिवासियों का शेर दिख रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वो जो अन्याय के बूते, जो झूठ के बूते, जो नफरत के बूते, जो भ्रष्टाचार के बूते, झूठे केसेस में फंसाते हैं, झूठ बोलते हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं, वो सहमे हुए थे, डरे हुए थे। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि बोलेंगे कैसे। जो आज आपातकाल लगाने वाले हैं, अवैध असंवैधानिक आपातकाल जिन्होंने लगा रखा है, भ्रष्टाचार का आपातकाल लगा रखा है, वो आज डरे हुए थे। जी हां, भ्रष्टाचार का आपातकाल, क्योंकि इंदिरा गांधी का आपातकाल तो सही था, 100% सही था। वो उन सारी रिपोर्ट्स पर आधारित था जो हर जांच एजेंसी ने दी थी। हर एजेंसी से पता चला था कि कैसे हमारे देश के कुछ राजनेता अमेरिका के इशारे पर, CIA के इशारे पर काम कर रहे हैं और देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से पाकिस्तान और चीन से मिलकर के अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, उनसे फंडिंग लेकर के काम कर रहे हैं। वो सारी रिपोर्ट आ गई थी। कैसे देश को विद्रोह में झोंकने की कोशिश हो रही है और विद्रोह कराया जा रहा है, वो सब आ गया था। तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान के प्रावधानों के तहत आपातकाल लगाने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे संपूर्ण मंत्रिमंडल ने पूर्ण सहमति से पास किया। लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पास किया और राज्यसभा ने भी 2/3 बहुमत से पास किया। फिर राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, फिर कहीं लगा था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज किसी की मंजूरी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन झूठा आरोप लगाया जाता है, झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और फिर वो कहीं साबित नहीं होते, क्योंकि तथ्य तो होते नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। इकलौता आदिवासी मुख्यमंत्री था वो देश में, उसे गिरफ्तार किया गया, राजभवन बुला करके गिरफ्तार किया गया, साजिश करके गिरफ्तार किया गया। और जब गिरफ्तार किया जाता है, वह नैतिकता दिखाता है, अपने पद से इस्तीफा देता है और चला जाता है ईडी की कस्टडी में। आरोप लगाया जाता है कि उसने 8.5 एकड़ जमीन जो है हड़पी है। राजस्व का मामला था, ईडी का था ही नहीं, लेकिन ईडी उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग बताती। जब उसकी जांच होती है, सब कुछ आता है तो आता है, नहीं आज तक तो कोई ऐसी जमीन उन्होंने ली नहीं, कोई उनके कब्जे में नहीं। और उसके बाद फिर जिस मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही जाती थी, वो भी कहीं नहीं पाई जाती, कुछ नहीं होता है। 148 दिन जेल में रहने के बाद वह हेमंत सोरेन अदालत के हाई कोर्ट से छूटता है
तो हाई कोर्ट लिखता है, मुझे आश्चर्य है कि इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया, क्योंकि कोई भी तो इनके खिलाफ सबूत नहीं है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी तथ्य नहीं है, सब कुछ मनगढ़ंत है। सोचिए, ऐसे मनगढ़ंत कितने मामले हुए। राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी सूरत की कोर्ट से, मनगढ़ंत केस में किस तरीके से उन्हें जेल भेजने की साजिश रची गई, उनकी सदस्यता रद्द कराई गई, उनसे बंगला छीना गया। यह सत्य है, यह सत्य है कि राहुल गांधी के खिलाफ अब करीब 3 दर्जन केस रजिस्टर हैं, पूरे देश में मुकदमे दर्ज हैं, आए दिन उन्हें अदालतों में चक्कर काटना पड़ता है। इसी तरीके से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, आरोप लगाए गए थे बड़े गंभीर, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक भी सबूत नहीं है, गिरफ्तार कर लिया, जेल में इतने दिन डाले रखा, परेशान किया। मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम सारे लोग, तमाम राजनेता, आपको याद होगा पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था, एक भी सबूत पी चिदंबरम के खिलाफ नहीं है, उनके बेटे के खिलाफ नहीं है, लेकिन जबरन गिरफ्तार किया गया, और जबरन गिरफ्तार करके किस तरीके से परेशान किया गया, यह हमने देखा इसी तरीके से संजय राउत को गिरफ्तार किया गया, उनकी तमाम संपत्तियां जब्त की गई और न जाने क्या क्या किया गया। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। उमर खालिद हो, सिद्दीकी कप्पन हो, ये पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया, छात्रों को भी गिरफ्तार किया गया, झूठे आरोप लगाए गए। तो ऐसे लोग जो ये करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, यह है आपातकाल। आपातकाल की स्थिति यह है कि जिस तरीके से झूठे आरोप और सब कुछ लगाए गए, लोगों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगाए गए, यूएपीए के मुकदमे लगाए गए, तमाम लोग अभी भी जेल में हैं। तमाम लोग जो छूटे हैं, उनके मामले में कोर्ट ने यही कहा है कि कोई सबूत नहीं अब तक आया। जो जेल में है उनके खिलाफ भी सबूत नहीं आया, चाहे यहां हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे जिस राज्य में देख, जहां जहां भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकारें हैं, एनडीए की सरकारें, वहां यही हुआ है। तो यह आपातकाल होता है। दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार की दुहाई देके इनको गिरफ्तार करते हैं, उनके राज्य में क्या हुआ है? पिछले सिर्फ 10 दिन के भीतर बिहार में 5 पुल गिर गए। 5 पुल, 1-2 नहीं, 5 पुल गिर जाएं और आप कहें यह सामान्य सी बात है, तो आप इसका उदाहरण देख लीजिए कि किस तरीके से गिरे हैं। और ये 18 जून को अररिया में पुल गिरा, 22 जून को सिवान में पुल गिरा, 27 जून को किशनगंज में पुल गिरा और 28 जून को मधुबनी में पुल गिरा। तो यह सत्य है। जब यह सत्य हो तो आप सोचिए किस तरीके से और कैसे ये करते हैं। इसके बाद में 3 दिन में 3 एयरपोर्ट गिर गए। 27 तारीख को जबलपुर का एयरपोर्ट गिरता है, 466 करोड़ का बनता है। फिर 28 तारीख को दिल्ली का टर्मिनल 1 का एयरपोर्ट गिरता है, उसकी छत गिरती है और उसमें एक की मौत हो जाती है और दर्जन भर लोग घायल होते हैं। उसके बाद आज राजकोट में जो 1200 करोड़ से अधिक का बना था वो गिर गया और वहां कई लोग घायल हुए। दिल्ली का जो टर्मिनल 1 है वो जो है उसको भी आप मोदी ने उद्घाटन किया था, राजकोट वाले का भी मोदी ने उद्घाटन किया था और जबलपुर वाले का भी किया था। और इनमें से जबलपुर और टर्मिनल 1 जो दिल्ली का है ये तो 3 महीने हुए और वहां पर आप देखिए वहां साल भर भी नहीं हुआ राजकोट में। तो यह स्थिति है। तो आप सोचिए भ्रष्टाचार का मॉडल क्या है। भ्रष्टाचार का मॉडल यह है कि जिस रेल को नरेंद्र मोदी ने छू दिया वो रेल
जो है गिर गई, एक्सीडेंट हुए, कितने एक्सीडेंट हुए, रेल सुरक्षा के नाम पे, कवच के नाम पे हजारों हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि करने वाले अपने हैं। उसके बाद में जिन एक्सप्रेस वे और दूसरे वे के नाम पर हुआ, उनके तमाम सारी सड़कें धंस गई, तमाम पुल गिर गए, सब कुछ हो गया, कोई बात नहीं है। मोरवी का पुल गिर जाएगा, कोई बात नहीं है। राजकोट में ही गेमिंग जोन में आग लगेगी, कुछ नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लोग क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी के लोग पेपर लीक कराएंगे। नीट का पेपर लीक हुआ, कोटा कनेक्शन देखिए, क्यों ओम बिरला इस पर बहस कराने को नहीं तैयार, क्योंकि जो कोचिंग माफिया है वो कोटा का है और कोटा के ही वो एमपी हैं, और वहां क्या उनका धंधा है ये पता कर लीजिए। उधर आप पता कर लीजिए कि गुजरात के सारे अवैध काम कौन करता और कराता है, वह उसका भी पेपर लीक से कनेक्शन है, और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार इस तरह से हो रहा है। आप क्या कहेंगे? पेपर लीक की यह घटना नहीं है। जो गिरफ्तार किए गए, रवि अत्री जो गिरफ्तार किया गया पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में, मेरठ जेल में बंद है, उसने खुलासा किया कि कैसे कोटा कनेक्शन है और कैसे गुजरात कनेक्शन है, सब कुछ बताया। इसीलिए उस पर चर्चा से डरते हैं। बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है तो बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं। इसको लेके कांग्रेस के नेता, उन्होंने तमाम सबूत के साथ में जो अदालत में पेश किए गए उसके आधार पर, उस एफिडेविट के आधार पर बताया कि कैसे जांच अधिकारी ने बताया कि क्या क्या धांधली हुई। पूरी तरह से जानकारी थी। 5 मई को एग्जाम हुई, 8 मई को कलेक्टर के पास पूरी डिटेल्स आई, कुछ सीसीटीवी फुटेज और चीजें भी मिली। सीसीटीवी फुटेज में मिला कि ये जो एक्यूज नंबर 1 और 2 जय जलाराम वाले हैं, जिनको बैग में सील करके कुरियर करना था, वो एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एफिडेविट। और वहां सीसीटीवी फुटेज में से प्रूफ मिले, बक्सा खोला, नंबर वाले सीट्स निकाले, ओएमआर सीट्स, जहां ब्लैंक स्टूडेंट ने छोड़ा था वहां राइट सही जवाब लिख दिया, बक्सा सील किया और कुरियर किया। ये जानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने झूठ कहा कि नीट में कोई धांधली नहीं हुई है, तो इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इट्स अ सीरियस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसका जरूर संज्ञान लेगी, मैं मानता हूं। पर मेरा पहला सवाल यह है कि झूठ सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों बोली? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा दूसरा सवाल है कि जहां पे भाजपा की ही सरकार है, ऐसे गुजरात में जब डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ सेशंस कोर्ट के सामने कहते हैं कि इस तरह से इस मॉडेस्ट ऑपरेटिव के साथ इन अक्यूज्ड ने ऐसा धांधली की है, करोड़ों रुपये और ब्लैंक चेक भी मिले हैं, वो लिखा है इसमें, किस तरह से स्टूडेंट के ओएमआर सीट भरे गए वो भी लिखा है। ये जानने के बावजूद भाजपा सरकार के मंत्री एजुकेशन के देश को कहते हैं कि नीट में कोई धांधली नहीं है, जबकि 5 मई को एग्जाम, 8 मई को कलेक्टर के पास रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हो गई थी ऑन 8 मई। तो इतना झूठ क्यों? मेरा तीसरा सवाल है कि मोदी जी और उनका ट्विटर नीट मसले पे क्यों चुप रहे? चौथा सवाल है, सारी नीट की गाइडलाइन को ताक पे रखते हुए एक ऐसी जय जलाराम संस्था कि जो धांधली करती है, गलत करती है, और उसको हाईकोर्ट के में इसके खिलाफ पिटीशंस होती है और इसके लाखों रुपया दंड भरना पड़ा,
ऐसी संस्था को नीट जैसी सेंसिटिव एग्जाम का सेंटर जय जलाराम को क्यों दिया? मेरा अगला सवाल है कि अभी जो गुजरात में जांच हो रही है उसमें सिर्फ छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं, बड़े मगरमच्छ को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि नीट का सेंटर लाने वाले जय जलाराम, उसका चेयरमैन मोदी जी के साथ खड़े हैं। मेन एक्यूज नंबर 1 एंड 2 वो दोनों जय जलाराम के एक प्रिंसिपल और दूसरे प्रोफेसर हैं। मेरी संस्था में, मेरे सेंटर में मेरे कर्मचारी ऐसी धांधली करें, क्या मेरी जानकारी के बिना यह संभव है? जब ये चेयरमैन इतना पावरफुल है कि प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की खास एक वक्त में रही मंत्री जी स्मृति ईरानी जी के करीब ही रहते हैं, तो क्या इसीलिए आप इसको नहीं टच कर रहे हो? उस जय जलाराम ट्रस्ट के, एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन, जो फैमिली ट्रस्ट है, कोई ट्रस्ट नाम बनी है, ये ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, उस चेयरमैन को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया है? कैसे की जा रही थी और उनके आरएसएस और बीजेपी के क्या कनेक्शन? तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा कनेक्शन आरएसएस, बीजेपी और सबका जो है वो धांधली, भ्रष्टाचार और इन सब का है। इसलिए इसे छिपाने के लिए ये इस तरह काम करते हैं और देश को बांटने का ये काम करते हैं और आरोप लगाते हैं उमर खालिद पर। तो जब ये लगाते हैं तो आप याद करिए कि इस देश पर, देश की आजादी के पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसका जो वो दिया था किसने? सावरकर ने। सावरकर ने द्विराष्ट्र सिद्धांत पास किया था जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात थी। याद करिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो इन्हीं भाजपा के पूज्य हैं, जनसंघ के संस्थापक, उन्होंने बंगाल के 2 टुकड़े कराए थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और याद करिए किस तरीके से कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कराने में इन्हीं लोगों का हाथ था, वो याद करिए किस तरीके से पटेल जब देश जोड़ रहे थे तो उनकी हत्या की साजिश रची थी। किस तरीके से, याद करिए, गांधी जब शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई, उसमें भी आरएसएस कनेक्शन। और उसके बाद में किस तरह से जनरल करियप्पा ने जब इंदिरा गांधी के निर्देश पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो कैसे उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। सब याद पता कर लीजिए तो पता चलेगा कि आखिर में असल में गद्दार हैं कौन, देश के असली दुश्मन कौन। तो नाम इन्हीं लोगों के आएंगे। इसीलिए संघ के लिए कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि इससे प्रतिबंध नहीं हटना चाहिए, ये इतने खतरनाक है, इतने गंदे, और ये इस तरीके से करते हैं, वही साजिश है, उसी का नतीजा है आप सामने देख रहे हैं। जय